बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है मेथड्स ऑफ इरिगेशन पे। इससे पहले हमने स्टडी किया था इरिगेशन नेटवर्क को और इरिगेशन नेटवर्क की मैनेजमेंट को कि किस तरीके से मैनेज किया जाता है। और उसके बाद हमारा लेक्चर था वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फार्मर्स पे कि उसमें किस किस तरीके से फार्मर का शेयर डिसाइड किया जाता है और उसकी किस तरीके से एलोकेशन की जाती है। तो आज का हमारा लेक्चर है, इसमें हम ये देखेंगे कि वो कौन सी टेक्निक्स हैं जो कि फील्ड के अंदर यूज़ की जाती हैं और उन टेक्निक्स की क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं और उनकी सूटेबिलिटी क्या बनती है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कंडीशंस। तो मेथड्स ऑफ इरिगेशन को हम डिवाइड करते हैं इनटू टू जनरल ग्रुप्स। वन इज़ सरफेस इरिगेशन एंड अदर वन इज़ सब सरफेस इरिगेशन। सरफेस इरिगेशन से मुराद वो इरिगेशन है जो कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ डायरेक्ट एप्लीकेशन की जाती है और जो नॉर्मल प्रैक्टिस जो आम यूज़ होती है उसमें वाइल्ड फ्लडिंग भी है और डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनमें से कुछ यहाँ पे मेंशन है लाइक बॉर्डर इरिगेशन, बेसन, फरो इरिगेशन। और सब सरफेस इरिगेशन से मुराद बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ यानी कि रूट जोन के अंदर डायरेक्ट इंजेक्शन है वाटर की। उसकी भी कुछ टेक्निक्स हैं लेकिन ये बहुत रेयर फॉर्म है इरिगेशन की और बहुत कम यूज़ की जाती है। अच्छा, फिर इसमें आ जाती हैं कुछ हाई एफिशिएंसी इरिगेशन टेक्निक्स लाइक ट्रिकलर इरिगेशन सिस्टम, बबलर इरिगेशन सिस्टम एंड अ नंबर ऑफ अ सीरीज ऑफ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स। तो इन्हें हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सरफेस इरिगेशन से मुराद है कि द एप्लीकेशन ऑफ वाटर आइदर इन कंट्रोल और अनकंट्रोल वे ऑन डायरेक्टली अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यानी उसमें अगर हम अनकंट्रोल की बात करें तो उसमें वाइल्ड फ्लडिंग आ जाती है कि अगर आपके पास कोई अबंडेंट सोर्स ऑफ सप्लाई है जिसका मैनेज करना भी इतना फिजिबल नहीं है कि उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है थ्रू आउट दी ईयर, तो उसकी मैनेजमेंट कोई प्रॉपर इस तरह से मैनेज नहीं किया जाता, तो उसकी जो फ्लडिंग उससे जो होती है उसे यूज़ कर लिया जाता है एज इरीगेशन और उसका जो मॉइस्चर जो हम इस तरीके से मिल जाता है उसे उस पर रिलाई किया जाता है क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। फिर कंट्रोल टेक्निक्स हैं। कंट्रोल टेक्निक्स के अंदर प्रॉपर चैनल्स के ज़रिए प्रॉपर पानी को लाया जाता है टुवर्ड फील्ड और पानी की स्टोरेज भी कर ली जाती है और जो पानी की एप्लीकेशन है वो भी किसी प्रॉपर मैनर में की जाती है लाइक इन केस ऑफ फरो इरिगेशन और इन केस ऑफ बॉर्डर इरिगेशन। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इरिगेशन मेथड को सिलेक्ट करने में वो उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है कि हम किस बेस के ऊपर अपने मेथड को सिलेक्ट करेंगे। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है इन ये चेकलिस्ट है। इस चेकलिस्ट को देखते हुए ही आपने कोई भी मेथड जो है वो सिलेक्ट करना है। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है वो ज़ाहिर है फर्स्ट नंबर पे इनिशियल कॉस्ट है। इनिशियल कॉस्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अच्छा, इनिशियल कॉस्ट से मुराद हमारा कैपिटल है। जिस कैपिटल को हम जो हमारी यानी इन्वेस्टमेंट है उस पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड सेलेक्ट करेंगे और कौन सा मेथड हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसे फिल करेगा। फिर जी सेकंड नंबर पे आ जाता है साइज़ एंड शेप ऑफ फील्ड। साइज़ एंड शेप ऑफ फील्ड मीन कि आपकी जो एरिया है जिसे आप इरीगेट करने जा रहे हो उसकी लोकेशन वाइज किस तरीके से उसकी शेप है और क्या वो इकट्ठा एक ही जगह पे है सारा आपकी फील्ड का एरिया या वो डिवाइड है इनटू नंबर ऑफ पैचेस और उसकी जो टोपोग्राफी है वो कैसी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक 100 एकड़ डिवाइडेड है इनटू नंबर ऑफ ब्लॉक्स लाइक 5 एकड़ 10 एकड़, इस तरीके से अगर थोड़े थोड़े पैचेस के अंदर एरिया टोटल अवेलेबल है और दूसरे केस के अंदर आपके पास 100 एकड़ सारे का सारा एक ही जगह पे अवेलेबल है, तो दोनों जगह पे जो इरिगेशन मेथड की सिलेक्शन है वो डिफरेंट हो सकती है। जहाँ पे हमारे पास इकट्ठी लैंड अवेलेबल होगी हम वहाँ पर
कोई हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं एज़ कम्पेयर टू स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। वहाँ पे हमें रिलाई करना पड़ता है ऑन दी एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ द सराउंडिंग लैंड्स। जिस तरीके से वहाँ पे बाकी जगह पे प्रैक्टिसेस जो भी फॉलो की जा रही हों, हमें भी वैसी ही प्रैक्टिस को फॉलो करना पड़ता है और उसी पे ही रिलाई करना पड़ता है। फिर जी अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर आ जाता है उसमें सॉइल करैक्टरिस्टिक्स। सॉइल की करैक्टरिस्टिक इस तरीके से हमारे सिलेक्शन को इफ़ेक्ट कर सकती है कि जो सॉइल्स हाईली परमिएबल हैं लाइक सैंडी सॉइल, वहाँ पे हम वाइल्ड फ्लडिंग से जो हमारी जो फ्लडिंग है वाटर की, उससे हम अवॉइड करना चाहेंगे और हमारी कोशिश होगी कि वहाँ पे हम ऐसा मेथड यूज़ करें जो कि ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो, जिसमें एप्लीकेशन ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो और उस मेथड के अंदर हम स्मॉल वॉल्यूम्स को भी अप्लाई कर सकें। क्योंकि अगर हम ज़्यादा वॉल्यूम वहाँ पे अप्लाई करेंगे तो जो हमारी जो सॉइल की, चूँकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी और वाटर की परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा पानी उसमें ज़ाया हो जाएगा। फिर जी फोर्थ आ जाता है नेचर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई किस तरीके का आपको सोर्स अवेलेबल है, इस चीज़ के ऊपर आपका मेथड डिपेंड करता है। लाइक अगर किसी जगह पे आप सिर्फ कनाल वाटर पे रिलाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी जो स्कीम ऑफ इरिगेशन, और अगर आपके पास एक फ्रेश वाटर अवेलेबल है बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, अगर आपके पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है तो दोनों जगह पे आपका जो मेथड है वो डिफरेंट हो सकता है। जहाँ पे हर वक्त आपको सप्लाई अवेलेबल है इन फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर, वहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो ऑन एनी फॉर्म ऑफ इरिगेशन। और इसमें फिर ये देखा जाता है कि हमारे पास जो ग्राउंड वाटर की एक्सट्रैक्शन कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है। अगर तो अच्छा वाटर अवेलेबल है और शैलो डेप्थ पे है तो हम उसमें जो हमारी कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, या अगर हमारे पास अबंडेंट सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर फ्रॉम कैनाल अगर अवेलेबल हो तो वहाँ पे भी हम जो हमारे कन्वेंशनल टेक्निक्स हैं लाइक बेसिन इरिगेशन, हम उन टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें पानी की कॉस्ट ज़्यादा पे करनी पड़ रही है तो हमारा जो प्रोजेक्ट होगा उसमें हम बाउंड होंगे ऐसा इरिगेशन मेथड यूज़ करने पे जो इरिगेशन मेथड ज़्यादा एफिशिएंट हो। फिर जी क्लाइमेट आ जाता है। क्लाइमेट से मुराद जो डिफरेंट वेदर पैरामीटर्स हैं उनकी शिद्दत को देखा जाता है, या उनका जो ट्रेंड देखा जाता है। अगर किसी जगह पे टेम्परेचर की एक्सट्रीम्स मिल रही हों या जो रेनफॉल की एक्सट्रीम्स मिल रही हों तो वहाँ पे अकॉर्डिंगली जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसकी सिलेक्शन चेंज कर ली जाती है। यानी यहाँ पे हाई एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी, एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी, वहाँ पे हम जाएंगे टुवर्ड्स मोर फ्रीक्वेंट इरिगेशन। और जहाँ पे हमें जो मॉडरेट टेम्परेचर मिलेगा वहाँ पे हम लेस फ्रीक्वेंट इरिगेशन की तरफ जा सकते हैं। इसी तरीके से फिर क्रॉपिंग पैटर्न आ जाती है। हर एक क्रॉप एक जैसा मेथड, हर एक क्रॉप के लिए एक ही मेथड को हम सूटेबल नहीं कह सकते, या हम अगर इस तरह से कहें कि एक मेथड को कोई भी इरिगेशन का मेथड है उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो हर एक क्रॉप के लिए सूटेबल है। डिफरेंट क्रॉप्स हैं, उनके डिफरेंट प्लांट डेंसिटी मेंटेन की जाती है, रो टू रो डिस्टेंस डिफरेंट मेंटेन किया जाता है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस मेंटेन किया जाता है। तो उनके अंदर जो इरिगेशन है उसकी रिक्वायरमेंट भी क्रॉप टू क्रॉप चेंज होती है। तो आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिप इरिगेशन को आप चारे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, या वीट के लिए तकरीबन काफ़ी मुश्किल है उसे इस्तेमाल करना, और नियरली इम्पॉसिबल है उसे इस्तेमाल करना ऐसी क्रॉप्स के लिए जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन की हों। तो ये चीज़ें देखी जाती हैं इन सिलेक्शन ऑफ एन इरिगेशन मेथड। नेक्स्ट है जी सोशल प्रेफरेंसेस एंड स्ट्रक्चर्स। सोशल प्रेफरेंसेस से मुराद है कि हमने किसी जगह पे जो इसके साथ ही अगर हम अगले पॉइंट को मिला के देखें हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस, यानी हमने किसी जगह पे जब कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करना है अपना, उसमें हमने इरिगेशन मेथड जो हमने वो सिलेक्ट करना है जो कि
वहाँ की ग्राउंड रियलिटीज़ को मीट कर रहा हो। यानी वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं, जो वहाँ पे ऑलरेडी एक सिस्टम डेवलप हुआ है, उस सिस्टम को बहुत ज़्यादा उसका कंट्राडिक्टरी ना हो। उससे प्रॉब्लम ये आती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं किसी ऐसे रिमोट एरिया में जाके जो कि वहाँ पे पहले जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं मिलती, तो आपको मेंटेनेंस के लिए प्रॉब्लम उसमें आएंगी, मेंटेनेंस के लिए आपको वर्क फोर्स नहीं मिलेगी। इसी तरीके से ऑपरेशन के लिए आपको लेबर का मिलना मुश्किल हो सकता है, या वो कंपेटिबल ना हो सराउंडिंग इन्वायरमेंट के साथ, तो ये उसमें प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक एग्ज़ाम्पल लें, पेस्टिसाइड की एग्ज़ाम्पल लें, कि अगर आप पेस्टिसाइड को अवॉइड करना चाह रहे हैं किसी खेत के ऊपर, और आप ये चाह रहे हैं कि नॉन केमिकल वे में हम किसी तरीके से जो प्लांट पे जो अटैक हो रहा है पेस्ट कैसे कंट्रोल करें, तो आप अकेले एक अपने फील्ड के ऊपर इसे इंश्योर नहीं कर सकते जब तक कि सराउंडिंग फील्ड वाले भी आपके साथ वैसी ही टेक्निक्स यूज़ ना करें। यानी आप ट्रैप्स खाली अपने फील्ड पे लगाएंगे, तो अगर सराउंडिंग पे स्प्रे हो रही है, वहाँ पे केमिकल यूज़ हो रहा है, तो सारे जो पेस्ट होंगे वो आपकी फील्ड की तरफ ही आ जाएंगे, और आपकी जो टेक्निक्स है वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो ये थी जी कुछ हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया था जिसकी बेस के ऊपर हम अपना इरिगेशन मेथड सेलेक्ट करते हैं। अब वन बाई वन हम अपने इरिगेशन मेथड्स को देखते हैं। नंबर 1 आ जाता है इसमें बेसन इरिगेशन। बेसन इरिगेशन सबसे सिंपलेस्ट वे है इरिगेशन का, जिसके अंदर हम अपने फील्ड को डिवाइड कर देते हैं इनटू नंबर ऑफ़ सब फील्ड्स, या नंबर ऑफ़ पैचेस में हम उसे डिवाइड कर लेते हैं। और ये जो सब फील्ड्स होते हैं इनकी जो विड्थ और इनकी जो या इस तरह से कह लें कि इनकी जो इनके साइजेस होते हैं वो छोटे होते हैं। एक कनाल से लेके 3-4 कनाल तक का एक प्लॉट बनाया जाता है, और इसके दरमियान ये बिल्कुल लेवल होता है। इसके दरमियान बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्लोप नहीं रखी जाती, यानी कि बिल्कुल लेवल ये फील्ड रखे जाते हैं। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडल डायरेक्शन में या ट्रांसवर्स डायरेक्शन में बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्लोप नहीं रखी जाती। और ये जो ज़्यादा सूटेबल हैं ऐसी क्रॉप्स के लिए जिनके अंदर पाउंडिंग वाटर की हो सकती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और अगर लॉन्ग टर्म आप करने जा रहे हैं जैसे कि राइस है, तो उसके लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल हो जाते हैं। जिस तरह के ये इस फिगर में दिखाया गया है कि ये राइस इसमें उगाई गई है, ठीक है, और ये पानी इसमें स्टैंडिंग फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है टू कंट्रोल वीट। इसकी जो मेजर जो इसका एडवांटेज होता है बेसिन इरिगेशन का, वो ये है कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं विदाउट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ हाईली प्रिसाइज मशीन्स और मेथड्स। यानी हमें बहुत ज़्यादा कोई इसमें रिलाई नहीं करना पड़ता टेक्नोलॉजी पे। हम सिंपल फील्ड हमारा लेवल होना चाहिए, सिर्फ इसकी यही एक शर्त है। अगर फील्ड सारा लेवल ना भी हो, विद इन अ सब फील्ड जो लेवलिंग है वो लाजमी इंश्योर की जाती है। यानी एक पैच अंदर से लेवल होना चाहिए, चाहे वो साथ वाले सब फील्ड से थोड़ा बहुत उसका डिफरेंस हो जाए। इस तरीके से इसमें वाटर की एप्लीकेशन की जाती है, और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के लिए भी ये उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि लार्ज लैंड होल्डिंग्स के लिए इफ़ेक्टिव है। और इसका जो एक और इस्तेमाल है वो ये हो सकता है कि इसे हम जो साल्ट्स होती हैं, साल्ट इफेक्टिव सॉइल्स होती हैं, उनकी ट्रीटमेंट के लिए हम लीचिंग ऑफ साल्ट्स के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं इस टेक्निक को। यानी हम वाटर को स्टैंडिंग फॉर्म में वहाँ पे खड़ा करके और साल्ट्स को नीचे भेज सकते हैं बीनीथ द सरफेस ऑफ अर्थ। अच्छा, इसका एक जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये होता है कि हमारा जो फील्ड है उसका एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है इनटू फॉर द क्रिएशन ऑफ नंबर ऑफ कंट्रोल बंड्स, और इस तरीके की जो छोटे छोटे चैनल्स उसमें बनाने पड़ेंगे, तो इसके अंदर हमारे फील्ड का एक बड़ा हिस्सा ज़ाया हो जाता है। ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा। फिर इसे ही थोड़ा अगर हम मॉडिफाई करें तो एक मेथड आता है बॉर्डर इरिगेशन। बॉर्डर इरिगेशन से मुराद
है कि हम अपने फील्ड को डिवाइड कर देते हैं इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, और लॉन्ग स्ट्रिप्स के अंदर जो हमारा जो मेन प्रिंसिपल होता है वो ये होता है कि आवर स्ट्रिप विल हैव ज़ीरो स्लोप इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड a gentle slope will be provided in the direction of flow, यानी कि जो longitudinal direction है उसके अंदर एक थोड़ी सी स्लोप दी जाएगी। यानी अगर इस जगह से पानी, जहाँ से मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, अगर यहाँ से हम पानी को रिड्यूस करें तो थोड़ी सी स्लोप के साथ पानी फ्लो करेगा डाउन स्ट्रीम साइड पे, और इस साइडों पे सराउंडिंग राइट लेफ़्ट इस तरह से कोई स्लोप इसे नहीं दी जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये इसे बनाया जाता है। बॉर्डर इरिगेशन जिस तरीके से इस यहाँ पे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक शीट की फॉर्म में वाटर ट्रैवल करता है डाउन स्ट्रीम की तरफ, या अगर आप इस फिगर में देखें तो इस तरीके से। तो बॉर्डर इरिगेशन का जो डिफरेंस होता है बेसिन इरिगेशन से वो यही स्लोप का होता है कि बॉर्डर इरिगेशन में एक डायरेक्शन में थोड़ी सी स्लोप दी जाती है, जबकि दूसरी डायरेक्शन के अंदर कोई स्लोप नहीं दी जाती, जबकि बेसिन इरिगेशन के अंदर कोई स्लोप किसी डायरेक्शन में नहीं दी जाती। तो ये इनका मेन डिफरेंस आ जाता है। बॉर्डर इरिगेशन के अंदर आपने जो स्ट्रीम साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा स्ट्रीम साइज़ में चाहिए होता है ताकि वाटर इतना अवेलेबल हो जो कि एक शीट की फॉर्म में ट्रैवल कर सके, और अगर आपके पास पानी ज़्यादा है तो आप एक से ज़्यादा स्ट्रिप को भी बैक पर पानी लगा सकते हैं। तो ये जो ज़्यादातर सूटेबल होती हैं मेज़ के लिए, या अगर आप केन लगाने जा रहे हैं, ऐसी चीज़ों के लिए ये सूटेबल होते हैं। अगेन इसके डिसएडवांटेज में ये आ जाता है कि इसमें ज़ाहिर है कि जो ये स्लोप देनी है जेंटल स्लोप, इसके लिए थोड़ी सी स्किल्ड लेबर चाहिए और लैंड लेवलिंग सिस्टम चाहिए प्रॉपर। तो ये इसमें एक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है। और जो हमारा बेसिन इरिगेशन सिस्टम है उसमें लैंड ज़्यादा छोटे पैचेस में डिवाइड होती है, लेकिन इसके अंदर वो रिलेटिवली लॉन्ग स्ट्रिप्स के अंदर डिवाइड हो जाती है। अच्छा जी, फिर आ जाता है फरो इरिगेशन सिस्टम। फरो इरिगेशन सिस्टम में जो लैंड है उसे डिवाइड कर दिया जाता है इनटू अ सीरीज़ ऑफ फरोज़, और वी कैन से अ सीरीज़ ऑफ रिजेस, आप इसे कह सकते हैं कि उसके अंदर फील्ड में को डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें जो वाटर है उसकी एप्लीकेशन की जाती है बिटवीन दीज फरोज़, और जो फसल है वो उगाई जाती है इन फरोज़ के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो प्रैक्टिकली इसमें हमारी जो प्लांट डेंसिटी है वो हम उतनी ही अचीव कर लेते हैं जितनी के हम अपनी बॉडी इरिगेशन में करते हैं, और जो इरिगेशन के लिए जो हमने जो सरफेस अलाउ करनी होती है वो कम हो जाती है, तो हम अपना पानी इसमें सेव कर लेते हैं थोड़ा सा। लेकिन ये मेथड सिर्फ उन्हीं क्रॉप्स के लिए सूटेबल है जिन क्रॉप्स का जो क्रॉप्स प्रॉपर लाइन के अंदर ग्रो की जाती हों, यानी जिनका ख़ास रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन किया जाता हो, या प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जिनका मेंटेन किया जाता हो, उनके लिए सूटेबल है। और फरो इरिगेशन के अंदर हमें एक और एडवांटेज मिलता है कि अगर हमारे पास अनइवन सा टेरेन है तो हम उसमें स्लोप के साथ साथ अपनी फरोज़ इस तरीके से हम उसे बना सकते हैं, और इससे ये होगा कि हमें फील्ड को प्रॉपर लेवलिंग नहीं करनी पड़ेगी बेसिन या बॉर्डर के लिए, और हम उस पर फसलें उगा सकते हैं। तो ये एक इसमें ये साइफन ट्यूब्स दिखाई गई हैं। साइफन ट्यूब्स के ज़रिए हम वाटर चैनल से पानी को डायरेक्टली फरोज़ के अंदर ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स। हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स वो सिस्टम हैं जिनमें वाटर के लॉसेस बिल्कुल मिनिमम हो जाते हैं, या कह लें बाज़ केसेस में ये लॉसेस ज़ीरो के करीब चले जाते हैं, और इनमें जो कि वाटर की कन्वेंस के अंदर लॉस होना होता है, यानी सोर्स से वाटर के फील्ड तक पहुंचाने में दरमियान में जो लॉस होना होता है वो लॉस इसमें ज़ीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। यानी अगर हम कन्वेंशनल मेथड्स को देखें उसमें फरो इरिगेशन है, बॉर्डर इरिगेशन है, या बेसिन इरिगेशन है, उसमें जो लॉस होता है ज़्यादातर वाटर का कन्वेंस के दौरान, वो एक तो उसमें कुछ पोर्शन एवेपोरेशन की फॉर्म में चला जाता है,
लेकिन ज़्यादा लॉस उसमें लीचिंग की फॉर्म में होता है कि पानी ज़मीन से नीचे इन्फिल्ट्रेट होता रहता है, तो इस फॉर्म के अंदर पानी का जो है लॉस होता रहता है। लेकिन हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स के अंदर जो वाटर की जो कन्वेंस है वो एक तो ज़्यादा दूर तक नहीं की जाती सोर्स से, और दूसरा वो जितनी भी दूर उसमें की जाए उसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो होती है इनक्लोज पाइप्स के अंदर, ठीक है। पाइप्स के ज़रिए पानी को पहुंचाया भी जाता है और डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाता है। तो देख लेते हैं जी वन बाय वन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, रेन गन, लीनियर मूव एंड सेंट्रल पिवट। तो ड्रिप इरिगेशन मेथड है जिसके अंदर पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली जो क्रॉप है उसके करीब इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और सारे का सारा फील्ड इसमें वेट नहीं किया जाता है। तो पानी की जो मैक्सिमम जो कंजर्वेशन है वो इस मेथड में अचीव हो सकती है, और हमें जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि हम पानी ही ज़रूरत के मुताबिक देते हैं। तो इसके अंदर एक हेड यूनिट मेन आ जाता है, हेड यूनिट के बाद फिर मेन लाइंस और लेटरल और मीटर्स हैं, हम इन्हें वन बाय वन देख लेते हैं। ये हेड यूनिट है एक। हेड यूनिट के अंदर एक तो पानी को सबसे पहले फ़िल्टर किया जाता है, नंबर ऑफ़ फ़िल्टर्स उसमें यूज़ होते हैं, हाइड्रो साइक्लोन फ़िल्टर है, इस तरीके से और भी कुछ ये डिस्क फ़िल्टर है, इस तरीके से कुछ फ़िल्टर्स हैं जिनके ज़रिए पानी को फ़िल्टर किया जाता है। और फ़िल्टर करने का मकसद ये होता है कि जो हमारा आगे सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई का सिस्टम है वो ना इफ़ेक्ट हो। अगर उसमें किसी किस्म के पार्टिकल्स जाते हैं, सेडिमेंट्स जाते हैं, तो वो उसे ब्लॉक करेंगे और हमारा सिस्टम का फेलियर हो जाएगा। तो एक तो सोर्स है जी, सोर्स से वो सोर्स ग्राउंड वाटर भी हो सकता है, तो जो कि इस केस में दिखाया गया कि ग्राउंड वाटर से डायरेक्टली वाटर लाया जा रहा है फिल्ट्रेशन के लिए, या फिर उसके अंदर एक सोर्स हम कोई एक्सटर्नल सोर्स लाइक अगर हम रेन वाटर को स्टोर कर रहे हैं या अगर हम कैनाल वाटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फिर ओपन पाउंड्स बना लिए जाते हैं, वहाँ पे पानी को पहले रोक के और उसकी कुछ सेडिमेंटेशन भी हो जाती है, वहाँ से हम पानी को फिर यूज़ करते हैं। फिर उसमें जी मेन जो कंपोनेंट होता है अगला हेड के अंदर वो फर्टिलाइज़र टैंक है। अगर हम कन्वेंशनल वे देखें फर्टिलाइज़र का तो उसमें हम फील्ड में वाटर की जो वाटर जो दिया जा रहा होता है उसमें हम समटाइम फर्टिलाइज़र मिक्स कर देते हैं, या फिर दूसरा तरीका ये होता है कि हम उसके अंदर डायरेक्ट एप्लीकेशन करते हैं फर्टिलाइज़र की फील्ड में और उसके बाद हम इरीगेशन कर देते हैं, या पहले इरीगेशन करके बाद में फर्टिलाइज़र अप्लाई कर देते हैं। तो फर्टिलाइज़र जिस तरह के नाइट्रोजन है वो हाईली वोलेटाइल है, अगर तो हम उसे वाटर में सॉल्व करके प्लांट तक पहुंचा देंगे तो ठीक है, अगर नहीं पहुंचाएंगे तो वो खुद से हवा के अंदर ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए वाटर का देना जो है वो ज़रूरी होता है। या बाकी फर्टिलाइज़र भी हैं सॉलिड फॉर्म में डायरेक्ट, वो इस तरीके से प्लांट रूट्स तक नहीं पहुंचती, उन्हें लिक्विड की फॉर्म में प्लांट रूट्स तक पहुँचाना पड़ता है। तो यहाँ पे चूँकि पानी सारा हम इनक्लोज पाइप्स के अंदर लेके जा रहे हैं तो लिहाजा हम उसी सप्लाई सिस्टम में ही फर्टिलाइज़र टैंक को इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि जो हमने एप्लीकेशन करनी हो फर्टिलाइज़र की वो यहीं से हो जाए। तो इसका एक और फ़ायदा ये हो जाता है कि ट्रेडिशनल मेथड में फॉर एग्जांपल अगर हम एक बैग पूरा अप्लाई कर रहे हैं 1 एकड़ को 50 केजी का बैग, तो मे भी पॉसिबल है कि यहाँ पे हमें 3-4 किलो 5 किलो से हमारा काम हो जाए, सिर्फ इतनी एप्लीकेशन हमें करनी पड़ती है क्योंकि पानी हम सोर्स से लेके हम एप्लीकेशन पॉइंट तक डायरेक्टली पहुँचा रहे हैं यानी कि प्लांट तक। तो लिहाजा हमें जो एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र जो कि रास्ते में ज़ाया होनी थी या खाली जगह पे फील्ड में ज़ाया होनी थी वो उससे बचत हो जाती है। फिर ये पानी ले जाया जाता है यानी हेड कंट्रोल से मेन लाइन के अंदर, और मेन लाइन से आगे फिर लेटरल्स के अंदर, जो कि लेटरल से मुराद वो लाइंस हैं जो कि आगे फरो टू फरो जो कि जा रही होती हैं या बेड टू बेड जा रही होती हैं। और मीटर के ज़रिए मीटर एक डिवाइस है जो कि पाइप के एंड पे यूज़ की जाती है। एंड से मुराद जिस पॉइंट से भी आप पानी को बाहर निकालना चाह रहे हैं पाइप से, वहाँ पे यूज़ की जाती है ये डिवाइस। और इसका मकसद ये होता है कि पानी की वन वे डायरेक्शन को इंश्योर करे और वापसी उसमें से किसी किस्म का कोई लिक्विड या कोई इंसेक्ट वगैरह को आने से उसे रोकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें वेटिंग पैटर्न्स दिखाए गए हैं। वेटिंग पैटर्न के लिहाज से हमारी जो मीटर है उसे चेंज किया जाता है, जहाँ पे
सॉइल जो है जहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल अगर क्नोपी ज़्यादा है वहाँ पे ज़्यादा मीटर्स आप रखेंगे और क्नोपी वाइज आप मीटर्स को चेंज करेंगे। इसी तरीके से अगर आपके पास सॉइल हाईली परमिएबल है तो उसका जो वेटिंग पैटर्न है वो सैंड की फॉर्म में यहाँ दिखाया गया, सैंडी सॉइल का और क्लेई सॉइल का। तो इस लिहाज से आप अपने मीटर्स की जो स्पेस है उसे चेंज करते रहते हैं कि कितनी स्पेस बाद आपने नया मीटर देना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाता है फिर स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम। स्प्रिंकलर इरिगेशन is another kind of high efficiency irrigation system in which we apply water in form of artificial rainfall. आर्टिफिशियल रेनफॉल से मुराद एग्जैक्टली वो नहीं है जो कि इट्सल्फ ये टर्म यूज़ होती है। इससे मुराद ये है कि आप फील्ड के अंदर पानी को लेके जा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्रिप इरिगेशन के केस में था, यानी कि आपने हेड यूनिट के ज़रिए पानी को फ़िल्टर करके और फर्टिलाइज़र मिक्स करके उसे फील्ड में ले गए हैं और वहाँ पे अब आपने लिटल पाइप्स के ज़रिए वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करनी, आपने वाटर को स्प्रे करवाना है थ्रू नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ स्प्रेस उसमें अब आ गए हैं। तो कुछ इसमें हम डिस्कस भी करने हैं हमने, तो उनके ज़रिए हमने उसे इंट्रोड्यूस करवाना होता है। 3 किस्म के नॉर्मली स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम यूज़ होती हैं, फुली पोर्टेबल या सेमी पोर्टेबल या परमानेंट। तो इसमें जो फुली पोर्टेबल होता है उसके अंदर हम वाटर को जो हमारा सोर्स होता है वो भी हम साथ ही लेके जा रहे होते हैं किसी टैंक की फॉर्म में, और जो हमारा सप्लाई सिस्टम है वो भी उसके साथ ही, यानी मूवेबल होता है, प्लॉट टू प्लॉट उसे मूव करवा सकते हैं। लेकिन सेमी पोर्टेबल सिस्टम में जो हमारा सोर्स है वो फिक्स होगा, यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्यूबवेल है सोर्स, वो तो ज़ाहिर है जिस फील्ड में बनाया ट्यूबवेल आपने वहीं रहेगा। लेकिन जो एप्लीकेशन सिस्टम है वो आप एक फील्ड से दूसरे फील्ड में भी ले जा सकते हैं। आप ट्यूबवेल के सोर्स के साथ अटैच करें और एप्लीकेशन कर लें, फिर आप किसी और जगह मूव करवा सकते हैं। जबकि परमानेंट सिस्टम में सारी जो आपकी लिटल्स और मेन सब मेन सारी की सारी सोर्स में वो सारी की सारी परमानेंट होती हैं। इसमें मोबाइल स्प्रिंकलर या कि जो हमारा फर्स्ट वन था फुली पोर्टेबल सिस्टम के अंदर एक एग्जांपल आ जाती है रेन गन की। रेन गन को अटैच किया हुआ है, अटैच कर सकते हैं आप किसी टैंकर के साथ भी, और इसे आप अटैच कर सकते हैं किसी चैनल के साथ भी या किसी ट्यूबवेल की सप्लाई के साथ भी। तो फिर आ जाता है इसमें लीनियर मूव में जैसे आप देख रहे हैं कि आपका जो सोर्स है वो इसमें फिक्स है और आपकी जो सप्लाई का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इस चैनल के साथ साथ वो मूव कर रहा है। और फिर सेंट्रल पिवट सिस्टम है, इसमें जो स्प्रिंकलर्स हैं वो एक ख़ास साइड से पानी को नीचे स्प्रे करवाया जाता है। और इस तरीके से आप मज़ीद भी नेट पे जाएं तो कई टाइप के स्प्रिंकलर सिस्टम इसमें होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्लॉट्स के अंदर देखते हैं जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उनके अंदर जिस तरीके से ड्रिप लगाई जाती है, इसी तरीके से जो कुछ प्लॉट्स होते हैं रोड्स के साथ या कुछ पार्क्स वगैरह में, तो वहाँ पे परमानेंट सिस्टम नीचे ही अंडरग्राउंड उनकी लाइंस को दबा दिया जाता है और सिर्फ जो स्प्रिंकलर होता है वो ज़मीन से बाहर रखा जाता है। तो इस तरीके से इन्हें यूज़ किया जाता है। तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो फ्लड इरिगेशन सबसे कम इरिगेशन एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है, और जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम है। तो आप इन्हें स्टडी करें और इसके रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं।